हेलो गाइस, द केरला स्टोरी फिर से सुर्खियों में आ गई है जब से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है इस मूवी के ऊपर। और हर कोई अपने तरीके से उस सुनवाई को मैनिपुलेट करके आप लोगों तक पहुंचा रहा है। और यही एक प्रॉब्लम है इंडिया में। यहाँ जो सच है वो इतना मैनिपुलेटिव वे से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि यहाँ हर कोई अपने हिसाब का सच सुनना चाहता है कि जिसको जैसा कंफर्टेबल सच लग रहा है वो उसको लेके निकल ले रहा है। उसको बाकी कोई मतलब नहीं है कि बाकी इवेंट्स क्या है। होता है ना कि एक पूरे ऐसे में से कोई दो लाइनें उठाए और उसको लेके चला जाए, उसकी काम की वही है, बाकी ऐसे में क्या लिखा उसको कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ इन्वायरमेंट बना हुआ है द केरला स्टोरी के सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को लेके। और इस केस में हर कोई अपने तरीके का कंफर्टेबल सच निकाल रहा है, भले वो ध्रुव राठी है या कोई भी यूट्यूबर है। तो द केरला स्टोरी के ऊपर जितने भी ये यूट्यूब प्रोफेसर हैं, सबने अपने अपने तरीके से इस मूवी के ऊपर वीडियो बनाया, उसको एक्सप्लेन किया कि कहाँ चीजें गलत जा रही हैं, कहाँ चीजें सच हैं, कहाँ चीजें झूठ हैं। तो बात करेंगे तीन बड़े यूट्यूबर्स की जिसको सबसे ज्यादा देखा जाता है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं ध्रुव राठी, जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वीडियो बनाया, मूवी को पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा और झूठ बताया। और वो अपनी पूरी वीडियो में दो ही चीजों पे लड़ रहे थे, एक 32,000 का नंबर और दूसरा जो कन्वर्जन है फोर्स नहीं है। इनकार वो भी नहीं कर रहे थे कि कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूं ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी हरियाणा से बिलोंग करते हैं और 12वीं करते ही वो जर्मन शिफ्ट हो गए थे और वहीं जाके उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की और वहीं उन्होंने शादी कर ली और वहीं वो सेटल हैं। वो जर्मनी ही रहते हैं, जर्मनी की ही उनकी वाइफ है और जर्मनी में ही उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। उनको इंडिया से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, ना उनका कोई प्लान है इंडिया आने का। तो बस वो एक ही बात का फायदा उठा रहे हैं, वो ये है कि वो बस हिंदी बोल लेते हैं और उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो हिंदी स्पीकिंग रीजन वाली जो इंडिया में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो इंडियन है। तो एक जर्मनी में बैठा बंदा इंडिया के फैसले सुना रहा है, इंडिया में जो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, किसके माध्यम से, जो ऑनलाइन डेटा उसको मिलता है आर्टिकल्स के थ्रू, बस। और कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, जो भी उसको ऑनलाइन डेटा मिल जाता है उसी को पढ़ के वो जो भी है उसके ऊपर वीडियो बना देता है। और अगर आप उसकी वीडियोस देखना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बंदा अनबाइस्ड बातें नहीं करता है। उसकी सारी वीडियो कहीं ना कहीं फोकस्ड होती है एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू। कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा होता है और हिंदुओं को कहीं ना कहीं वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है अपनी वीडियोज में। उसने रामायण तक पे सवाल उठाए, उसने हमारे बजरंग बली को लेके बोला कि बंदरों की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका एक सेट पैटर्न है कि उसे बस हिंदुओं के खिलाफ बोलना है, कि जो भी बात हिंदुओं की होगी उसमें वो पक्का आएगा और वो हिंदुओं के खिलाफ जो बोला जा सकता है वो बोलेगा। तो ये चीज गलत है। अगर आप खुद को एक्सप्लेनर बोल रहे हो तो आपको अनबाइस्ड रहना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो यूट्यूबर है वो है नीतीश राजपूत। वो भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ काम करते हैं और मैंने उनकी भी वीडियो केरला स्टोरी के ऊपर देखी। और मैं बता दूं, इस टॉपिक के ऊपर सबसे अनबाइस्ड वीडियो उन्हीं की है। बहुत ही अच्छी रिसर्च बंदे ने की हुई है, हर चीज का प्रूफ, चाहे वो केस हिस्ट्री है चाहे कुछ भी है। उन्होंने कोई ऑनलाइन आर्टिकल से चीजें नहीं उठाई हुई है, उन्होंने प्रॉपर केस स्टडी किए हैं और उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई इतना रिसर्च करके भी वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ के कुछ भी बोल के निकल जा रहा है। तो अगर आपको केरला स्टोरी के ऊपर सबसे अनबाइस्ड और सबसे वेल रिसर्च्ड वीडियो देखनी है तो आप नीतीश राजपूत की देख सकते हैं, बहुत कमाल की वीडियो उन्होंने बनाई है। तीसरे नंबर पे है द सैम शर्मा शो और उनकी जो मोस्टली वीडियोज हैं वो कट्टर हिंदू मेंटालिटी वाली होती हैं। तो मैं बाकी वीडियोज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने केरला स्टोरी के ऊपर बनाया है उन्होंने उस वीडियो में पूरी केरला की हिस्ट्री बताई है कि कैसे मुस्लिम केरला में आए, कैसे उन्होंने वहां उनका शोषण किया, कैसे वो पहले व्यापारी बन के आए, कैसे वो वहां रहने लगे। तो अगर आपको केरला की हिस्ट्री देखनी है तो सैम शर्मा शो की वो वीडियो आप देख सकते हैं, सिर्फ वही वीडियो देखना। वैसे मैं आपको बता दूं, केरला इंडिया की इकलौती ऐसी स्टेट है जहां हर धर्म के लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं। और इसी चीज का सबूत है कि केरला के जो मोस्टली लोकल लोग हैं वो मुस्लिम मेजोरिटी वाली गल्फ कंट्रीज में ही जॉब करते हैं। और जो गल्फ कंट्रीज का और केरला का जो एक रिलेशन है वो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही पुराना है। और कहीं ना कहीं इसी चीज का फायदा उठा के वहां कन्वर्जन स्टार्ट हुआ, क्योंकि जहां अलग अलग धर्मों के लोगों में इतना प्यार है उनको कन्वर्ट करना उतना ही आसान है, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि आप बड़ा जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। और वहां एक हिंदू या क्रिश्चियन लड़की का एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड होना बहुत नॉर्मल है और इसी वजह से वहां इस रिश्ते को कोई शक की नजरों से नहीं देखता है और ना ही वहां ये किसी के दिमाग में आता है कि कोई ये रिश्ता इंटेंशनल या प्लानिंग के साथ कन्वर्जन के लिए भी बना रहा होगा। और वहां लोगों में कितना प्यार है उसी को दिखाने के लिए एक 2018 नाम की मूवी भी आई है, जहां दिखाया हुआ है कि लोकल लोगों ने एक दूसरे की कितनी हेल्प की जब केरला में बाढ़ आई थी। वहां कोई रिलीजन या कास्ट की बात नहीं कर रहा है, वहां बात हो रही है इंसानियत की और एक दूसरे की हेल्प करने की। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर किसी हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया में कोई एक मुस्लिम लड़का आके हिंदू लड़की को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है और उसका धर्म कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, तो वो इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि उसको पता है लड़की को कि क्या चल रहा है। लेकिन जहां लोगों में इतना प्यार है, हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं है, तो
कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट का गलत फायदा उठाया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि जितना वहाँ प्यार है उसको और बढ़ावा दिया जाए। हिंदू मुस्लिम का जो एक खूबसूरत रिलेशन वहाँ है उसका नाजायज फायदा उठा के जो गंदगी वहाँ फैलाई गई, जो एक घिनौना खेल खेला गया वहाँ कन्वर्जन का, तो कहीं ना कहीं उनके ट्रस्ट को मार दिया गया। और वही सब ये मूवी दिखाने की कोशिश कर रही है। तो मूवी क्या दिखा रही है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो क्या है, क्या उसके फैक्ट्स हैं और एक्चुअल सच्चाई क्या है। इस पूरे मुद्दे की शुरुआत होती है जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी इस मूवी को बैन कर देती हैं। और कैसे कर देती हैं, किस पावर के थ्रू कर देती हैं, तो ऐसा करने की उनको पावर देते हैं वेस्ट बंगाल सिनेमा रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1। और इसी पावर का यूज करके ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में इस मूवी को बैन कर देती है। और एक दूसरा बैन अनऑफिशियली तमिलनाडु स्टेट में भी लग जाता है इस मूवी के ऊपर। तो मूवी के मेकर्स को लगता है कि यार 2 स्टेट में मूवी के ऊपर बैन लग गया है, तो ये बैन मूवी की कलेक्शन को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा ये और स्टेट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप भी बैन कर सकते हैं मूवी। तो कहीं ना कहीं मूवी के मेकर्स को लगा कि इसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। अब इसके बाद एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना। तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने केरला स्टोरी के ऊपर बैन लगाया उसे हटाया जाए। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो अनऑफिशियल बैन लगाया उसको भी हटाया जाए। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारे पास है कि आप हमें रोक नहीं सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सुनी और इस केस को एक्सेप्ट कर लिया। मूवी के प्रोड्यूसर हायर करते हैं इंडिया के टॉप लॉयर को, जिनका नाम है मिस्टर हरीश साल्वे। और उधर दूसरी तरफ तमिलनाडु गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हायर करती है मिस्टर कपिल सिब्बल को, जो इंडिया के दूसरे टॉप लॉयर हैं। तो इंडिया के 2 सबसे बड़े लॉयर इस केस पे काम कर रहे हैं और केस की सुनवाई स्टार्ट होती है। यहाँ एक एक लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस केस की जो सुनवाई चल रही है आप तक वो चीजें पहुंचाई नहीं जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं, उस सुनवाई में से जिसको जो कंफर्टेबल लग रहा है उसे उठा के पेस्ट कर दे रहे हैं। तो केस की सुनवाई स्टार्ट होती है। जो कपिल सिब्बल साहब है वो मूवी के खिलाफ बातें करते हैं, क्योंकि वो उनकी जॉब है, वो उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो बात करते हैं जो 32,000 का नंबर है वो डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट्स हैं, यानी कि जो 32,000 आप बोल रहे हो अपनी मूवी के प्रोमो के अंदर, वो जो है फैक्ट्स का मैनिपुलेशन है, झूठ दिखाया जा रहा है कि 32,000 का नंबर नहीं है। पहली बात उन्होंने ये बोली। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना। और आगे कपिल सिब्बल जी बोलते हैं अगर आपके पास प्रूफ है, फैक्ट्स हैं, तो आप हमें वो फैक्ट्स और प्रूफ दिखाइए और इसे प्रूव कर दीजिए कि 32,000 का जो नंबर है वो सच है। इसके काउंटर में मिस्टर हरीश साल्वे बोलते हैं कि ये बात 100% सच है कि जो 32,000 का नंबर है उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो 32,000 के नंबर को जस्टिफाई करता हो। तो ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की और उन्होंने कोर्ट में सजेस्ट किया। ये बात बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने कोर्ट में सजेस्ट किया, मिस्टर हरीश साल्वे सजेस्टेड कि हम मूवी में एक डिस्क्लेमर डाल देंगे। एक यही लाइन है जिसको इतना मैनिपुलेट किया जा रहा है। क्या सुना आपने? मिस्टर हरीश साल्वे सजेस्टेड। और मिस्टर हरीश साल्वे कौन है? जो मूवी के मेकर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अगर वो प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ये बात मान लीजिए कि मूवी के मेकर्स ही ये बात बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे पास ये फैक्ट प्रूव करने के लिए कुछ भी ऐसे फैक्ट्स नहीं है जो ये जस्टिफाई कर सकें कि हाँ 32,000 का नंबर सच है। तो हम इसको काउंटर करने के लिए मूवी के अंदर एक डिस्क्लेमर डाल देंगे। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हाँ ठीक है, अब डिस्क्लेमर डाल देना। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आई थी, ना उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर दिया था कि आपको ये करना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया हो। नहीं, ये मूवी के मेकर्स ने खुद सजेस्ट किया था। और इसी बात का बतंगड़ बना के मिस्टर ध्रुव राठी और एक जो लाइव लॉ करके है, इसी का पूरा एक स्टेटमेंट रेडी करके लोगों में फैला दिया। और जो लाइव लॉ ने शेयर किया वही ध्रुव राठी ने शेयर किया और ऊपर लिख दिया सत्यमेव जयते। और कमेंट्स भर गए लोगों के, भाई सच्चाई की जीत हो गई, ये हो गई, वो हो गई। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई ध्रुव राठी यू आर द बेस्ट, तुमने बिल्कुल सही बोला। और मैं नहीं मानता ध्रुव राठी इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसको नहीं पता है कि कोर्ट में क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, ये पूरा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। और मैं मानता हूं इस टाइम पे प्रिंट मीडिया में जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है वो है द हिंदू न्यूज़पेपर। और ये बात कहीं ना कहीं आप भी एग्री करेंगे, द हिंदू ही एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो अनबाइस्ड चीजें दिखाता है। तो मिस्टर हरीश साल्वे ने ही ये सजेस्ट किया था डिस्क्लेमर का। तो ये ना ध्रुव राठी की जीत है ना सत्यमेव जयते है, उल्टा ये तो मूवी की जीत हुई ना कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को बैन हटाने पड़ रहे हैं। तो सबको बोलना ये चाहिए ना कि मूवी जीत गई है। कुछ नहीं है, एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट थी। क्योंकि अगर आप किसी कोर्ट की हियरिंग सुनोगे ना तो ऐसे नहीं होता कि जज साहब फाड़ दीजिए किताबें, जज साहब ये कर दीजिए, और वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं जो हम बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं। वैसा कुछ कोर्ट में होता नहीं है।
वो बहुत चिल खड़े होते हैं जो दोनों एडवोकेट्स हैं, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही एजुकेटेड इंसान है वो, और एक बहुत नोबल प्रोफेशन है एडवोकेसी। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता नहीं, वो बहुत नॉर्मल बात करते हैं और जो अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कोर्ट के सामने वो पेश करते हैं और उनके ऊपर वो डिस्कशन भी करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अड़के खड़े हो जाते कि नहीं ये बात ऐसे नहीं है। और जो ये डिस्क्लेमर वाली बात थी, जो एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट का उन्होंने काउंटर स्टेटमेंट दिया, बस उतना ही था, उसको इतना बड़ा चढ़ा के मत दिखाइए। दूसरी बात जो कपिल सिब्बल जी ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी, जो मूवी है वो विलिफाई कर रही है एक कम्युनिटी को, यानी कि इस्लाम, जो मुस्लिम्स हैं। मूवी कहीं ना कहीं विलिफाई मतलब विलन दिखा रही है मुस्लिम्स को, क्योंकि मूवी में बहुत सारे सीन हैं जहां मुस्लिमों को बहुत ही क्रूल दिखाया हुआ है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और अगर आपने मूवी देखी है तो मूवी में एक सीन होता है जहां चारों लड़कियों में से एक लड़की जो कन्वर्ट हुई होती है, उसके पापा हॉस्पिटलाइज होते हैं हार्ट अटैक की वजह से, और उस लड़की को बोला जाता है कि जो तुम्हारे पापा हैं वो काफिर हैं और उनके ऊपर थूक के आओ, और वो वैसा करती भी है। और अगर आपको याद हो, कुछ ऐसा ही मुद्दा एक बार पहले भी उठा था, जब शाहरुख खान साहब लीजेंड लता मंगेशकर जी के फ्यूनरल में शामिल हुए थे। उन्होंने पहले वहां दुआ पढ़ी और उसके बाद उन्होंने उनके सर पे कुछ किया। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उनको चूमा, कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उनके सर पे थूक दिया। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि शाहरुख खान इतने बड़े बेवकूफ नहीं है कि कैमरा के सामने ऐसी कोई हरकत करेंगे, पर दोनों साइड की बातें यही थी। और इसी सीन को मिस्टर कपिल सिब्बल ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्कस किया और इसके ऊपर जजेस का रिएक्शन था कि क्या सच में ऐसा मूवी में दिखाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ। तो इस स्टेटमेंट के बाद जजेस ने बोला कि हम ये मूवी देखेंगे, हम देखना चाहते हैं कि मूवी क्या सच में विलिफाई कर रही है किसी कम्युनिटी को। तो जो जजेस ने मूवी देखने की बात बोली वो यहां से आई, लेकिन इसको भी घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके पता नहीं क्या बना के दिखा दिया। उसके बाद जो तीसरा बड़ा मुद्दा है जिसको बहुत बड़े लेवल पे शेयर किया जा रहा है, वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक वर्ड आया है कि मूवी जो है वो फिक्शन है और मूवी की स्टोरी फिक्शनल है। मूवी की स्टोरी में जो सब्जेक्ट मैटर है उसको फिक्शनल करके दिखाया गया है, और इसी एक वर्ड को ध्रुव राठी ने अंडरलाइन करके शेयर भी किया। लेकिन जो एक चीज आप मिस कर रहे हो वो ये है कि इसी लाइन में ऊपर ये भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैटर। एक सब्जेक्ट मैटर तो है ना जिसको फिक्शनल दिखाया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि स्टोरी ही पूरी फिक्शनल है। ये बहुत टेक्निकल टर्म्स होती हैं लॉ की दुनिया में, और यहाँ एक छोटे छोटे शब्द से पूरा केस पलट जाता है, और जो आम लोग होते हैं उनको इन चीजों की समझ नहीं होती है, और इसलिए वो लॉयर को पे करते हैं ताकि वो चीजों को समझ पाएं। और यही एक छोटा सा टेक्निकल वर्ड है जिसको स्टेटमेंट से अलग कर दिया गया, और हर कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि जो लाइन है उसमें सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है। और ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी प्रूव भी नहीं किया कि ये फिक्शनल है। उन्होंने ये चीज अभी सजेस्ट की है कि हम पहले मूवी देखेंगे कि क्या सच में ऐसा है। और जो कोर्ट की अगली डेट है वो है 18 जुलाई। तो मतलब आप देख रहे हो ना कि हमारी कंट्री में सच को कितना मैनिपुलेट करके हर कोई अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से शेयर कर देता है, और लोग उसके ऊपर अपना रिएक्शन भी दे देते हैं कि हाँ भैया तुम सच दिखा रहे हो। और एक और जो बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ध्रुव राठी की वो वीडियो देखोगे जिसमें केरला स्टोरी को उसने सो कॉल्ड एक्सपोज कर दिया है, अगर आप उसके कमेंट सेक्शन में जाओगे ना तो मैक्सिमम उसमें मुस्लिम्स हैं। और वहीं द श्याम शर्मा शो है, नीतीश राजपूत है, वहां जो मैक्सिमम कमेंट्स हैं वो हिंदुओं के हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी बटे हुए हैं, बस खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। बाकी जो नेक्स्ट डेट है 18 जुलाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मूवी देखने के बाद क्या फैसला लेगी ये तो उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ फैसला नहीं आया है। बस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अपनी मूवी के अंदर डिस्क्लेमर डाल दो कि जो मूवी के अंदर सब्जेक्ट मैटर है उसको फिक्शनलाइज तरीके से दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो मूवी है, वो एक सिनेमा है, वो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। हर एक मूवी फिक्शनल ही होती है। ये तो एक बहुत नॉर्मल और बहुत जर्नल सा लॉजिक है और बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई डॉक्यूमेंट्री आपको नहीं दिखा रहा है कि सब कुछ सच ही दिखाया जाएगा। वो एक मूवी है और उसको वैसा ही दिखाया जाएगा। लेकिन एक चीज और लोगों ने मिस करी, वो ये है, जब मूवी स्टार्ट होती है तो इसके ऊपर लिख के आता है इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, एक होता है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। आपने IB71 देखी हो तो उसमें लिखा हुआ था बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। आपने केरला स्टोरी देखी, उसमें लिखा हुआ है इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स का मतलब हुआ कि इस मूवी ने ट्रू इवेंट से बस इंस्पिरेशन लिया है, ये उसके ऊपर बेस्ड नहीं है। जो 4 लड़कियां मूवी के अंदर दिखाई जा रही हैं वो रियल लाइफ में हैं।
और वो आज भी अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं, वो बात सच है। और रियल लाइफ में वो चारों लड़कियां एक दूसरे से ऐसे कॉलेज में नहीं मिली थी और ना ही ऐसा उनका इकट्ठा ब्रेन वॉश हुआ था। उनमें से सिर्फ 2 लड़कियों को ही इकट्ठा ब्रेन वॉश किया गया था, जो उनके मुस्लिम बॉयफ्रेंड बने थे, जो खुद क्रिश्चियन रिलीजन से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे। तो जो मेन लीड है जिसको अदा शर्मा प्ले कर रही है, तो कहानी मैक्सिमम उसी के ऊपर फोकस्ड है और वो रियल लाइफ कैरेक्टर भी है और उसके बहुत सारे इंटरव्यूज आप देख सकते हो। और वो आज भी अफगानिस्तान की जेल में बंद है और वो कहीं ना कहीं चाहती है इंडियन गवर्नमेंट उनको वापस बुलाए, क्योंकि उनके अब बच्चे भी हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया क्योंकि वो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और ये बात सच है, भले ही वो आज कुछ भी बोल रही हो, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेन वॉश्ड है। और मूवी में उस कैरेक्टर को बहुत ही मासूमियत से दिखाया गया है, ये भी बात बहुत गलत है। और जो मूवी के डायरेक्टर ने 32,000 का नंबर बोला वो भी गलत था। आप मूवी को हाइप देने के लिए कुछ भी मत बोलिए। और कहीं ना कहीं उनकी एक बेवकूफ़ी की वजह से मूवी का पूरा मुद्दा ही हट गया। मूवी का जो मुद्दा था नेशनल सिक्योरिटी का और जो कन्वर्जन का जो मुद्दा था, इस 32,000 के नंबर ने उस मूवी के असली मुद्दे से लोगों का फोकस ही हटा दिया। तो मूवी के डायरेक्टर ने बहुत गलत बात करी और जो उनका आइडिया था ये नंबर कैलकुलेट करने का, वो भी बहुत ही बचकाना और बेवकूफ़ी भरा था। कि केरला के सीएम ने अपनी स्टेटमेंट में बोला था कि हर साल करीब 2300 लड़कियां जो है कन्वर्ट हो रही हैं, और उसी का उन्होंने कैलकुलेट करके 10-12 साल का उसको 32,000 बना दिया। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि 32,000 भी कम है, 50,000 है। तो कहीं ना कहीं वो मूवी को हाइप देना चाह रहे थे, वो गलत था। लेकिन क्या कन्वर्जन नहीं हो रहा है, क्या कन्वर्जन हो रहा है, ये बात सच है झूठ, ये बात 100% सच है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। चाहे आप यूरोप ले लीजिए, चाहे आप इंग्लैंड ले लीजिए, वहां से क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को टारगेट करके ISIS ज्वाइन करवाया जा रहा है। ये बात बहुत सच है और कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया का मुद्दा बन चुका है। तो अगर मूवी का डायरेक्टर 32,000 का नंबर ना बोल के कन्वर्जन और जो मूवी एक सच दिखाना चाह रही है उसके ऊपर फोकस करते, तो ये बातें आज होनी ही नहीं थी। और ये जो कन्वर्जन का गंदा खेल खेला जा रहा है और जिन लड़कियों ने ये सब सहा है, हम सब में से किसी के औकात नहीं है उसको जज करने की, एक वीडियो में उसको जस्टिफाई करने की चीजों को। कन्वर्जन बिल्कुल हो रहा है, बहुत सारी लड़कियों ने बहुत कुछ सहा है और बहुत सारी लड़कियां सच में इराक और सीरिया में दफन हैं और उनको इराक और सीरिया झूठ बोल के ले जाया गया था, ये भी बात सच है। उनको बहुत अलग सपने दिखाए गए थे और वैसा कुछ वहां मिला नहीं और वहां जाके उनको जबरदस्ती रखा गया, उनको शरिया लॉ फॉलो करवाया गया और जिन औरतों के पति मर गए उनको ISIS की ब्राइड्स बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी एक ऐसा भयानक सपना बन गई जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिस पेन के थ्रू वो गुजरी होंगी। तो हम में से कोई भी वो चीज इमेजिन नहीं कर सकता। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं ये वर्ड लव जिहाद या रोमियो जिहाद है, कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी है, क्योंकि वो केरला में कभी जीती नहीं है, तो कहीं ना कहीं वही ये वर्ड लेके आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। 2009 में केरला हाई कोर्ट ने ही फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज किया था और ये केरला हाई कोर्ट से ही वर्ड निकल के आया था। इसमें ना पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाथ है, ना किसी रिलीजन का कोई हाथ है। ये वर्ड आया ही हाई कोर्ट से था। और जो वीडियो ध्रुव राठी ने बनाई थी, उसने पूरी वीडियो में एक वर्ड पे बहुत फोकस किया था, फोर्स्ड कन्वर्जन। तो वो कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहे थे किसी भी लड़की का फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं हो रहा है, वो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करके अपनी इच्छा से कन्वर्ट हो रही हैं। और प्यार करने का हक तो हम सबको है, हम किससे प्यार करेंगे ये धर्म डिसाइड नहीं करेगा कि हमें किससे प्यार होगा, किस जात का किस धर्म का वो इंसान होगा, ये सब जज करने वाले हम नहीं है। प्यार आपको किसी से भी हो सकता है और आप प्यार में इस्लाम कबूल कर रहे हो, वो बात भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। आप बिल्कुल अपने हस्बैंड के साथ रहिए, खुशी खुशी उसके परिवार के साथ रहिए, अपना घर बसाइए। लेकिन अगर वो आपका हस्बैंड आपकी शादी होते ही आपको इराक और सीरिया लेके जा रहा है, तो वो चीज़ तो गलत है ना। अगर आप उससे प्यार करते हैं, आपने उससे शादी की है, तो आप उसको अपने घर में रखिए, इंडिया में रखिए, खुशी खुशी रहिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अलग धर्म में शादी की और बड़े खुशी से वो रह रहे हैं। बड़े से बड़े स्टार्स आप ले लीजिए, शाहरुख खान ने गौरी से शादी की, सैफ अली खान ने करीना से शादी की, तो ये तो बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो खुशी खुशी रह रहे हैं। अब अगर ये लोग इनको सीरिया और इराक ले जाते तो वो चीज़ गलत होती है। अगर वो उनको अपने घर में रख रहे हैं, खुश रख रहे हैं, बहुत खुशी खुशी बड़े प्यार से रह रहे हैं, तो किसी को भी दिक्कत है भी नहीं उनसे। कोई है, किसी ने आज तक बोला है कि भाई शाहरुख खान ने अलग धर्म में शादी की हुई है और उन्होंने कहीं ना कहीं कन्वर्जन और लव जिहाद, किसी ने बोला? आज तक नहीं बोला, क्योंकि हमें दिख रहा ना भाई, अगर वो खुश रह रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको सीरिया लेके जाओगे, इराक लेके जाओगे, ISIS की ब्राइड बना दोगे, उसका रेप करवाओगे, तो ये चीज़ तो गलत हो गई ना। और इसी का मुद्दा उठाया जा रहा है। और ये ऐसा क्यों होता है? ये प्यार नहीं होता है, ये ब्रेन वॉश होता है।
एक लड़की का एक पर्टिकुलर तरीके से एक बहुत ही वेल प्लानिंग के साथ ब्रेन वॉश किया जाता है, और बहुत सारी साइकोलॉजिकल टर्म्स है ब्रेन वॉश को लेके कि कैसे किसी का ब्रेन वॉश किया जा सकता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। आप उनका ब्रेन वॉश करके आप उनके ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो एक सेट पैटर्न में एक्ट करने के लिए। ये होता है, ये थ्योरी मैंने भी पढ़ी थी अपने ग्रेजुएशन में। ये एक साइकोलॉजी की बुक बेसिक्स टू साइकोलॉजी में एक रेनफोर्समेंट थ्योरी है। इसमें दो टाइप के रेनफोर्समेंट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, उसमें जो एग्जांपल लिए हुए हैं कबूतरों के और कुत्तों के एग्जांपल लिए हुए, मतलब बेसिकली आप जानवर को कैसे ट्रेन करते हैं। जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है उसमें क्या होता है, एक जानवर को एक कमांड दी जाती है, और अगर वो उस कमांड को फॉलो करता है तो उसको एक रेनफोर्समेंट के तौर पे एक ट्रीट दी जाती है। जैसे आप समझिए, आपने अपने कुत्ते को बोला कि सिट, और वो बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा आपने उसको एक बिस्कुट डाल दिया, तो उसको लगेगा कि जैसे ही मैं अपने मालिक की बात सुन रहा हूं और जैसे वो बोल रहा है मैं वैसा कर रहा हूं, तो मुझे उस चीज के लिए ट्रीट मिल रही है। वो हो गया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जिसमें उसको ट्रीट दी जा रही है अगर वो एक सेट पैटर्न में बिहेव कर रहा है। लेकिन मैं बता दूं, वो अपनी खुशी से नहीं करता है चीज। जब आप अपने घरों में कुत्तों को कुछ कमांड देते हैं और वो उसको फॉलो करता है, तो 80% ऑफ द टाइम वो अपनी विल से नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं किसी लालच में करता है। क्योंकि यार बहुत बेसिक सी बात है, अगर आप भी उसकी जगह हैं और आप बहुत रिलैक्स्ड बैठे हैं और आपके मन में कुछ चल रहा है, तो कोई आपको एकदम से आके बोले स्टैंड अप एंड गो फैच, तो आप हो सकता है यार आपका मन ना उठने का, हो सकता है आपका जाने का मन नहीं है, क्योंकि आप अभी रिलैक्स कर रहे हो, आपका नहीं मन ना भाई, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको लालच है कि आपको इस चीज के लिए ट्रीट मिलेगी। बिल्कुल यही थ्योरी होती है प्राइवेट जॉब्स के अंदर। जो प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब्स होती हैं या कोई भी आप जो काम करते हैं, उसका पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है आपकी सैलरी, कि जो आप मेहनत कर रहे हो, भले ही आपका मन है नहीं है, लेकिन एक चीज जो आपको दिमाग को चलाए रखेगी वो है आपका फोकस सैलरी के ऊपर। और वही कंपनी चाहती हैं कि आपका जो फोकस है वो सैलरीज के ऊपर रहे। आप इधर उधर जो आपकी पर्सनल लाइफ इससे अफेक्ट हो रही है या जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर आपका ध्यान जाए ही ना। पूरी दुनिया ही मैनिपुलेटिव तरीके से काम कर रही है। तो चाहे इंसान है चाहे जानवर है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हमेशा काम करता है। और ब्रेन वॉश के अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं। ब्रेन वॉश के टाइम भी उनको ये बताया जाता है कि जो आपका धर्म है वो बेकार है, हमारा धर्म अच्छा है, और जो इराक है और जो सीरिया है वहाँ बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं और बहुत ऐश से हम वहाँ जिएंगे, किसी चीज़ की हमें कोई कमी नहीं होगी, और जो हमारा ऊपर वाला है वो हमेशा हमारा साथ देगा, हमारी रक्षा करेगा। तो ये एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें स्टडी की हैं। उनके तो मन में भी ये चीज़ें नहीं होंगी कि ब्रेन वॉश का प्रोसेस होता कैसे है। तो उन लड़कियों को एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया जाता है और लड़की कहीं ना कहीं उस लालच में आ जाती है। एक उनको प्यार है, दूसरा उनको एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे दिया गया। बात करते हैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की। वो क्या होता है? वो होता है डर। एक डर का जो धंधा इस दुनिया में चलाया जा रहा है। एक छोटी से छोटी चीज यार, एक बिल्कुल हैंड वॉश की कंपनी आपको ये डरा के हैंड वॉश बेचती है कि अगर आप इस पर्टिकुलर हैंड वॉश से आपके हाथ नहीं धोओगे तो आपके जो कीटाणु हैं आपके पेट में चले जाएंगे, आप बीमार पड़ जाओगे। अरे जब दुनिया में हैंड वॉश नहीं थे तब क्या लोग बीमारियों से मर रहे थे? तो जो एक डर का बिजनेस है, एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है कि जैसे ही आप हैंड वॉश को देखोगे आपका दिमाग हिट करेगा कि अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक जानवर को ट्रेन कर रहे हैं और वो बहुत जिद्दी है और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो स्मार्ट है और उसे समझ में आ गया है कि भैया ये जो ट्रीट वाला ड्रामा है ये बस मुझसे ऑर्डर फॉलो करवाने के लिए किया जा रहा है, तो उसके लिए नेगेटिव रिइंफोर्समेंट काम में आता है। अब नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट ये होता है कि अगर आप कोई कमांड फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको सजा मिलेगी। जैसे कुत्ते को बोला गो देयर और वो नहीं गया तो उसको मार पड़ेगी। अब वो ट्रीट के लिए भले ही नहीं जा रहा था लेकिन पिटाई के डर से वो जरूर जाएगा। और यही हम इंसानों के ऊपर भी लागू होता है। हर एक चीज हमें डरा के बेची जाती है। मैक्सिमम चीजें जो आज मार्केट में ट्रेंडिंग है उनकी हमें जरूरत भी नहीं है। आप हैंड वॉश से हाथों के कीटाणु तो मिटा लोगे कितनी देर के लिए? आप इंसान हो यार, आप धरती पे रह रहे हो, हर जगह आपके हाथ लगते चलेंगे। एक छोटी से छोटी चीज यार, एक जो सुबह उठ के आप ब्रश अपने मुंह में रखते हो ना, मिलियंस जर्म्स उसके ऊपर होते हैं। या तो आप डेली एक नया टूथब्रश यूज कीजिए अगर आप बिल्कुल कीटाणुओं से बचना चाह रहे हैं। ऑक्सीजन मास्क पहन के घूमिए, एक प्लास्टिक का कवर अपने ऊपर चढ़ा लीजिए और ऐसा कि आप कीटाणुओं से बचे रहें। इतना इम्पॉसिबल है कि आप खुद को कीटाणुओं से बचा सकते हैं और हमें जरूरत भी नहीं है भाई बचाने की। हमारी बॉडी में WBC हैं उनसे फाइट करने के लिए,
और वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे अंदर गंदगी जाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी खुद को प्रिपेयर्ड रखे कि कल को कोई बीमारी का वायरस हम पे अटैक करता है, उससे हम बच सकें। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कोरोना। गांव में इतने कम लोग इस चीज़ से अफेक्ट हुए, क्यों? क्योंकि वो वैसा रहते हैं। कोरोना जैसा वायरस उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। बहुत बड़े बड़े वायरस वो नॉर्मल डेज पे ऐसे ही ले जाते हैं, तो पूरा दिन मिट्टी में काम करते हैं, पूरा दिन धूल मिट्टी में लगे रहते हैं, तो उनकी बॉडी जो है वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेती है, कोई भी नया वायरस उनको अफेक्ट नहीं करता। और इसलिए पहले जो किसान थे वो बहुत कम बीमार पड़ते थे, उनको बुखार तक नहीं होता था। लिटरली मेरे दादाजी से जब मैंने इस बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा उनको जिंदगी में 2 बार भी बुखार नहीं आया। और जब उनको बुखार आया था तो उनकी तकनीक मैं आपको बता दूं बुखार उतारने की, तो आप बिल्कुल हंसने लग जाओगे। उनकी तकनीक ये होती थी कि जो ग्राउंड होता था ना, मिट्टी का ग्राउंड, कड़ी धूप में मिट्टी के ग्राउंड पे वो लेट जाते थे, खुद की बॉडी को गर्म कर लेते थे मिट्टी में, और जैसे ही बॉडी पूरी गर्म हो जाती थी वो जाके नदी में नहा लेते थे। जैसे ही बॉडी ठंडी होती थी वो फिर आके मैदान में लेट के उसको गर्म कर लेते थे। और यही तरीका पहले बुखार उतारने का होता था। तो ये बहुत वैदिक काल के तरीके हैं, ये सही है गलत इसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। मैं वैसे बता रहा हूँ कि वैसे लोग होते थे पहले। उनको जो है कीटाणुओं का डर नहीं था, क्योंकि उनके पास टेलीविजन और मोबाइल फोन नहीं थे। बहुत एक सीधी सी और बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। जो एक डर का धंधा फैलाया गया, और जितना अमीर होता है इंसान उतना ही वो डरता चलता है। उनको उतने ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। आपको दुनिया भर के दूध में मिला के चीज़ें पीने को दी जाती हैं कि बच्चों को दीजिए वरना उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप जो उनको खाना दे रहे हो वो माल न्यूट्रिशन है, उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। खिलाओ बच्चों को, स्टफ कर दो इन चीज़ों को, हमारी मार्केट जो है वो फूलनी चाहिए। तो ये एक डर का धंधा है, ये होता है नेगेटिव रिन्फोर्समेंट। तो आप ये सोच रहे होगे मैं इतना कुछ क्यों बोले जा रहा हूँ, इसका कन्वर्जन से क्या लिंक? इसका कन्वर्जन से सीधा लिंक है, क्योंकि जब एक लड़की पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से कन्वर्ट होने से मना करती है, उसको फिर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से कन्वर्ट कराया जाता है, यानी डर से उसका रेप किया जाता है, उसका गैंग रेप किया जाता है, उसके घरों को जला दिया जाता है। हर वो कोशिश की जाती है जिससे वो डर के खुद को कन्वर्ट करे, उसको किसी भी तरीके से डराया जाए। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी बहुत काम आता है इस चीज में। तो यही 2 तरीके हैं जिन तरीकों से चाहे जानवर है, इंसान है, कुछ भी है, भी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट आपके ऊपर जॉब में भी आता है। आपके ऊपर एक लिमिट सेट कर दी जाती है या आपको एक टारगेट दे दिया जाता है कि अगर आपने ये टारगेट पूरा नहीं किया तो आपको या तो इस जॉब से निकाल दिया जाएगा या आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट पैदा हो जाता है, एक डर पैदा हो जाता है कि अगर मैंने ये चीज नहीं की, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को मैंने पूरा नहीं किया, मुझे इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। पूरी दुनिया वैसे ही चल रही है, ऐसे ही कन्वर्ट किया जाता है लोगों को। अगर बात करें कि ये क्यों इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों इनको इराक और सीरिया लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ISIS है इसकी फुल फॉर्म ही है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और उनका टारगेट ही है पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना, पूरी दुनिया के ऊपर एक सीरिया लॉ को थोप देना। सीरिया लॉ इतना ब्रूटल और इतना भयानक है, मैं अगर आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दूं, जैसे कोई चोरी करता पकड़ा जाए तो उसके हाथ काट दो, और हर एक छोटे क्राइम के लिए बहुत बड़ी बड़ी सजा है। औरतों के लिए तो इस लॉ में ऐसी ऐसी सजा है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। औरतों के लिए तो इतना घिनौना है ये सब, एक से एक घिनौनी सजा इसके अंदर है। मैंने इसी से रिलेटेड करीब 10 से 12 साल पहले एक मूवी देखी थी। मूवी का नाम था स्टोनिंग ऑफ सोराया। आज भी मैं 10 से 12 साल बाद अगर उस मूवी का जिक्र कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आज भी वो मेरे मन में बैठी हुई है, और आप भी उस मूवी को जरूर देखना। उस मूवी में दिखाया हुआ है कि सीरिया लॉ के अंदर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो सजा है वो है स्टोनिंग। कि जब एक औरत अपने पति को छोड़ के किसी गैर मर्द से गैर नाजायज संबंध बनाती है तो उसकी सजा है स्टोनिंग। यानी उसकी सजा क्या होती है, उसको कंधों से थोड़ा नीचे तक पूरा जमीन में गाड़ दिया जाता है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और हाथों में पत्थर लेके उसको पत्थर मारना शुरू करते हैं। बड़े बड़े पत्थर नहीं, छोटे छोटे पत्थर, ताकि उसको हर एक जो स्टोन है वो फील हो, उसे वो पता लगे कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है, वो उस पेन के थ्रू गुजरे। तो दुनिया का सबसे घिनौनी सजा होती है ये। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसी चीज का देता हूँ। अगर आप उल्टा लेट के अपने माथे पे पानी की बूंदे ड्रॉप करना शुरू कर दो ना, एक एक टुपका आपके माथे पे गिरना शुरू हो, आप उस चीज को सहन नहीं कर पाओगे। मौत आपको उससे ज्यादा इजी लगेगी, जबकि वो सिर्फ पानी की बूंदे हैं और यहाँ वो पत्थर हैं। वो उसको पत्थरों से मारते हैं
जब तक मारते हैं जब तक वो तड़प तड़प के नहीं मर जाती। केरला स्टोरी के स्टार्टिंग में भी वो एक छोटा सा सीन दिखाया हुआ है जो लोगों ने मिस कर दिया कि लोगों को पता ही नहीं है स्टोनिंग होता क्या है, मूवी में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और मूवी में भी उसकी ज्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने वो नोटिस कर लिया था क्योंकि मैंने स्टोनिंग ऑफ सोराया देखी थी। बात करें स्टोनिंग ऑफ सोराया मूवी की कहानी भी बिल्कुल वही है। उसमें एक औरत होती है, वो जिस गांव में रह रही होती है उस गांव के एक हाई प्रोफाइल आदमी का उस औरत के ऊपर दिल आ जाता है। एक बात और, जो स्टोनिंग वाला कानून है वो आदमियों के ऊपर लागू नहीं होता, सिर्फ औरतों के ऊपर, ठीक है। उस आदमी का उस औरत के ऊपर दिल आ जाता है, लेकिन जो औरत होती है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती है तो उससे मना कर देती है। वो आदमी इस चीज का बदला इससे लेता है, पूरे गांव में वो ये खबर फैला देता है जो औरत है वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। कोई एक बंदा गांव में औरत की साइड सुनना ही नहीं चाहता। किसी एक आदमी ने भी ये नहीं बोला क्या ये बात सच है, उस औरत से ये बात पूछनी चाहिए या नहीं, उस औरत की जो साइड की स्टोरी है वो क्या है, वो चीज मैटर ही नहीं करती। औरत क्या फील करती है वो मैटर ही नहीं करता। वो क्या करते हैं, उसको स्टोनिंग के लिए ले जाते हैं, उसको गाड़ देते हैं। जो उस औरत को सबसे ज्यादा हर्ट करता है वो होता है जो उस औरत को पहला पत्थर लगता है, और वो लगता है उसके बेटे का। और वहां औरत टूट जाती है कि जो पहला पत्थर उसका अपना बेटा उसे मार रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए उस सिचुएशन को कि औरतों के लिए ये लॉ एक भयानक सपने के अलावा कुछ नहीं है, और ये लॉ ये पूरी दुनिया में लाना चाहते हैं। जो मूवी में सच दिखाया जा रहा है वो इंस्पायर्ड है, बिल्कुल फिक्शनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मूवी को वैसा दिखाया गया है। लेकिन इन सब की आड़ में आप ये नहीं बोल सकते कि जो मूवी दिखा रही है वो झूठ है, जो ISIS कर रहा है, जो इराक और सीरिया में हो रहा है वो सब झूठ है, नहीं। प्रूफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अगर आप जरा सी भी रिसर्च करोगे। बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया है जिसने इसको कवर किया हुआ है, बहुत सारी मूवीज हैं जो इसके ऊपर बनी हैं। ये केरला स्टोरी इंडिया की पहली होगी, लेकिन बाहर ऐसी बहुत सारी मूवियां पहले बन चुकी हैं। बहुत आराम से उन मूवीज को दिखाया गया है, किसी ने उसकी बैन की मांग नहीं की, किसी ने कोई ड्रामा नहीं किया, बहुत अच्छे से लोगों ने मूवी को देखा, बहुत अच्छे से क्रिएटिव क्रिटिसिज्म को लोगों ने लिया कि अगर कोई चीज कुछ दिखा रहा है तो पहले उसे देखो तो सही। आप उसको प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने से पहले आप उसको देखो तो सही। और मैं बता दूं, मैंने पूरी वीडियो 1 टेक में शूट की है और मेरी हालत खराब हो गई है बिल्कुल पसीने से। हमारा इनाम होता है आपके प्यार भरे कमेंट्स जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। यही हम क्रिएटर्स को हिम्मत देता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। और ये जो वीडियो है जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ वो लगभग 1 घंटा 45 मिनट की अब तक हो चुकी है, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं बोलता हूँ, मेरे जो मन में होता है मैं वही बोलता हूँ। और कुछ चीज़ें जो मन में बाद में याद आती हैं, कुछ चीज़ों में फंबल हो जाता है तो उसे बार बार बोलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक बार में नहीं बोले जाते, तो वो बार बार फंबल होता रहता है तो खींच जाती है वीडियो। तो मैं पिछले 1 घंटा 45 मिनट से खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वो इक्विपमेंट्स नहीं है कि मैं बैठ के वीडियो बनाऊं रिलैक्स होके, और मेरे पास माइक भी नहीं है। तो मैं जो ये साउंड है वो फोन के माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत चिल्लाना पड़ता है ताकि जो वॉइस है वो क्लियर रिकॉर्ड हो। और जब मैं वीडियो एडिट करके फाइनल करूंगा ना, आप देखोगे करीब 30 से 40 मिनट की ही बचेगी वीडियो। प्लीज जो थॉट्स हैं आपके इस वीडियो के बारे में, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, उसे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ या उससे मोटिवेट हो पाऊँ। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।